आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि नार्सिसिस्ट को अपने ओल्ड एज में क्या कभी इस बात की सच्चाई का पता चल जाता है कि वो एक नार्सिसिस्ट है। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि नार्सिसिस्ट को अपने बुढ़ापे में किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा डर होता है। और हम ये भी देखने वाले हैं कि नार्सिसिस्ट क्या अपने बुढ़ापे में किसी चीज़ को लेके पछताता है या नहीं, उसे किसी भी चीज़ का पछतावा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट, नार्सिसिज्म, रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ और हीलिंग से रिलेटेड बातें शेयर करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नार्सिसिस्ट को बुढ़ापे में कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा ना थोड़ा एहसास आ ही जाता है। एक्चुअली वो पूरी तरीके से उस चीज़ को एग्री नहीं करते हैं, उन्हें बस अंदरूनी डर होता है कि वो अकेले रह जाएंगे, कोई उन्हें पसंद नहीं करता है। उन्हें अकेले रहने का डर बहुत सताते रहता है। उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ पता होता है कि उन्होंने लोगों के साथ कितना बुरा किया है, लेकिन ये सब पता होने के बावजूद भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उन्हें यही लगता है कि सामने वाले ने ही कुछ गलत किया था, जिस वजह से उसने उस तरह से बर्ताव किया है। नार्सिसिस्ट कभी भी पूरी तरीके से एग्री नहीं करता है कि उसकी ही गलती थी। वो हर बार दूसरों को ही ब्लेम करता है, लेकिन बुढ़ापे में उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है कि मेरे अकेले पड़ जाने के पीछे कहीं ना कहीं मेरी अपनी जिद भी थी होगी और कहीं ना कहीं मुझसे भी कुछ गलती हुई होगी। लेकिन फिर भी वो आदत से मजबूर होने के नाते वो हमेशा यही सोचता है कि सामने वाले की कुछ तो गलती रही होगी, वरना मैं इतना बुरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया होगा, इसलिए मेरा माइंड ऐसा बन गया, इसलिए मैंने लोगों के साथ ऐसा ट्रीट किया। वो लोगों के साथ बुरा किया, ये सारी बातें वो अच्छे से जानता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो नार्सिसिस्ट जैसे जैसे बूढ़ा होते रहता है, उसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर होता है कि उसका कंट्रोल उसकी फैमिली पर से छूट रहा है। अब फैमिली पहले जैसे उसे एंटरटेन नहीं करती है और उसके किसी भी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को वो उतना ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने खुद के इम्पोर्टेंट काम में बिजी रहती है और अपने सेल्फ ग्रोथ पे या फिर अपने लाइफ के गोल्स पे वो फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इतने सालों तक एक नार्सिसिस्ट ने अपनी फैमिली को इस तरह कंट्रोल कर रखा था, उसे अब भ्रम हो गया था कि सारी ज़िंदगी हम इसी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्क पर्पस से वो बाहर चले जाते हैं। अब वो अलग हो जाते हैं और जो पार्टनर है नार्सिसिस्ट के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एम्पैथ की बात चल रही है। एम्पैथ अब इतना सहन कर चुका होता है, अब उसके सामने नार्सिसिस्ट की कोई भी टैक्टिक काम नहीं आते हैं। वो हर एक चीज़ को अब बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं, क्योंकि वो बाहर तो वो प्रूव नहीं कर पा रहे कि वो जो जिस पार्टनर के साथ रह रहे हैं वो नार्सिसिस्ट है, लेकिन खुद बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये नार्सिसिज्म है और ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति है। अब इसे चेंज करना तो नामुमकिन है, लेकिन खुद को तो बदला जा सकता है। खुद में ही चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, खुद पे फोकस करके। लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर सामने वाले ने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या फिर ग्रे रॉक टेक्निक का इस्तेमाल करके नार्सिसिस्ट से डील करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं सामने वाले को डिस्कार्ड करने की ही सोचते हैं। अगर आप एक बार के लिए कैलकुलेटेड वर्ड्स में बात कर रहे हो नार्सिसिस्ट के सामने, तो शायद वो ये भी सोच ले कि शायद तुम डरे हुए हो उससे, इसलिए तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो। तो वो अपने भ्रम में जीता है और वो अंदर ही अंदर खुश होता है। लेकिन जब तुम इस तरह के बोरिंग सा फेस बना के उसके सामने कोई जवाब नहीं देते हो, बस अपने काम से मतलब रखते हो, अपना जो भी जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारी पूरी करते हो, तो अब उसे लगने लगता है कि कहीं न कहीं उसे मतलब पूरा इग्नोर किया जा रहा है। और नार्सिसिस्ट को इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो चाहता ही है कि स्पॉटलाइट में वो हमेशा रहे। हर कोई उससे पूछे, हर कोई उसे एंटरटेन करे, हर कोई उसे रिएक्शन दे किसी न किसी चीज़ पे, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे वो नेगेटिव वे में हो। तो कहीं न कहीं नार्सिसिस्ट अहंकार के ढाल के साथ रहता है और वो जो अपना फेक इमेज है
उसे किसी के सामने नहीं आने देता है। और इस बात की जो सच्चाई है कि वो एक नार्सिसिस्ट है, उसके अंदर ऐसा एक व्यक्तित्व है जो लोगों को परेशान भी करता है, लोगों को तकलीफ भी देता है, इन चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट को ये भ्रम हमेशा इसलिए रहता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। वो इसलिए क्योंकि समाज में उसकी बहुत रिस्पेक्ट रहती है, क्योंकि वो लोगों के सामने बहुत हम्बल होके बात करता है, बहुत पोलाइट होके बात करता है और बहुत हेल्पफुल, बहुत केयरिंग नेचर का होता है। लेकिन इसके अपोजिट वो घर पे जब रहता है चार दीवारी के अंदर, अपने पार्टनर को बहुत ही टॉर्चर करते हैं, फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, वर्बल अब्यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर करते हैं, मेंटल हैरेसमेंट करते हैं, जिस वजह से एक एम्पैथ की जो है मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन एट द एंड वो एम्पैथ को ही दोषी ठहराते हैं और उसे पागल घोषित कर दिया जाता है कि तुम्हारे दिमाग में ही फॉल्ट है, मैं तो ठीक हूँ, तुम ही ऐसे हो, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। जब भी आप एक नार्सिसिस्ट की गलती गिनाओगे तो वो सामने वाले को अक्सर एक ही चीज़ कहते हैं, मैं क्या पागल हूँ जो तुम्हें हाथ उठाऊंगा, मैं क्या पागल हूँ जो गाली दूंगा, क्योंकि तुमने ऐसा किया। अगर तुमने ये नहीं बोला होता, तुमने इस तरह रिएक्ट नहीं किया होता, तो फिर तुम बच जाते, तो मेरा हाथ ही क्यों उठता, तो मेरे मुंह से गाली ही क्यों निकलती। ये उसका जवाब होता है। खुद को विक्टिम समझते हैं। जी हाँ, आखिरी वक्त में भी नार्सिसिस्ट खुद को ही विक्टिम समझते हैं। उसको यही लगता है कि सब कोई मिलके उसे टॉर्चर कर रहे हैं या उसके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं। मतलब वो सबके साथ अच्छा है, फाइनेंशियली लोगों की मदद कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अपने घर वाले उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर उसे कोई पूछ नहीं रहे हैं। उसे अपने ऊपर जो सिंपैथी दिखानी होती है, इसके लिए वो समाज में घर-घर जाके या फिर किसी से भी जब बाहर मिलते हैं, तो ऐसा बेचारा सा फेस बना के लोगों के सामने अपनी कहानियाँ बताना शुरू करते हैं। मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो बुढ़ापे में जो है मतलब लोगों से सिंपैथी बटोरने के लिए, क्योंकि लोगों की सोच ऐसी बनी है कि एक बूढ़े व्यक्ति की बात जब हम सुनते हैं सामने से, तो ऑटोमेटिकली हर इंसान का दिल पिघल जाता है। हर इंसान को सामने वाले में दया आने लगती है, मतलब सामने वाले के ऊपर दया आती है कि शायद बेचारा मतलब बहुत बुरा हुआ इसके साथ करके। लेकिन कोई इस एंगल से सोचता ही नहीं है, ये बेचारा है, इतना अच्छा है, फिर इसके साथ इसके सारे घर वाले ऐसा क्यों कर रहे होंगे। वो बहुत ज़्यादा झूठी बातें करते हैं कि मेरा पैसा, मतलब मेरा जो पैसा था, मेरा पैसे का इस्तेमाल कर लिया गया, घर वाले पैसे ले लिए हैं, मुझे लूट लिए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं जो हूँ सब कुछ कमाने के बावजूद भी आज मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। वो हर चीज़ को फाइनेंशियली ही जोड़ के देखते हैं। उसकी नज़र में उसने 4 पैसा कमा के लाया है, तो सब उसके गुलाम हैं और सब उसको पूरी तरीके से वैल्यू देना चाहिए, उसको बॉस वाली ट्रीटमेंट देनी चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो जिस व्यक्तियों के साथ रह रहा है वो इंसान है, वो मशीन नहीं है। उन्हें सिर्फ तुम पैसा दोगे तो ही काम नहीं होगा। तुम उन्हें प्यार भी दोगे, तुम उनके साथ अच्छे से बर्ताव करोगे, तुम उनके लिए अवेलेबल रहोगे, तो ही वो तुम्हारे साथ भी वैसा बिहेव करेंगे। अदरवाइज़ कोई तुम्हें अगर बार-बार टॉर्चर कर रहा है, कोई तुम्हारे साथ प्यार से बात भी नहीं कर रहा है, तो तुम ऐसे लोगों के साथ बात करने की कभी नहीं सोचोगे। लेकिन नार्सिसिस्ट लोगों के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करते ही है, बुढ़ापे में तो बहुत ज़्यादा करते हैं, संभल के रहिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट को बुढ़ापे में किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा डर होता है। तो जब तक नार्सिसिस्ट जवान था तब तक के तो उसने अपनी फैमिली के लिए कभी वक्त निकाला ही नहीं था। इवन वो बुढ़ापे में आते आते जब तक के फिजिकली फिट होता है तब भी वो किसी किसी के भी साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं होता है। वो अपनी फैमिली को इतना इग्नोर करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियली ही जुड़े होते हैं, मतलब फाइनेंशियल नीड पूरी करते हैं, फिर उसके बाद उनके साथ कोई कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, कोई इमोशनल बॉन्डिंग में नहीं रहते हैं। कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि सामने वाले के दिल पे क्या बीत रही है और वो कितना बात करना चाहते हैं और वो कितना तुमसे प्यार की उम्मीदें रख रहे हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो हर तरह की सज़ा देते हैं। आपको सज़ा के रूप में आपके साथ इमोशनली डिटैच हो जाते हैं और
फिज़िकली भी वो डिटैच हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल दूर हो जाते हैं, फिज़िकल रिलेशन भी नहीं रहता है नार्सिसिस्ट के साथ। वो सज़ा के रूप में ये भी अपनाते हैं कि तुम्हें तकलीफ़ होते रहे, तुम अपने अंदर ही अंदर तड़पते रहो और ये सोचो कि शायद तुम्हारी ही गलती होगी जिस वज़ह से तुम्हारा अपना पार्टनर तुमसे दूर हो रहा है। तो नार्सिसिस्ट बुढ़ापे में जब ये सोचता है कि अब उसका कंट्रोल छूट रहा है, तो वो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाता है और कहीं न कहीं बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं। उसे अब महसूस होता है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, लेकिन कोई मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई बैठ नहीं रहा है मेरे साथ, कोई बात नहीं कर रहा है। तो नार्सिसिस्ट की उम्र भी बहुत लंबी होती है क्योंकि उसने जवानी में पहले ही सब लोगों को टॉर्चर कर के सारी परेशानियाँ दूसरों को दे दिया नार्सिसिस्ट ने। हम लोग जो है पहले से ही दूसरों की परेशानियाँ ले लेके हमारी हेल्थ ख़राब करते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट बहुत लॉन्ग लाइफ जीते हैं। ये मैंने अपने लाइफ टाइम में इतने लोगों को देखा है, अक्सर जो भी नार्सिसिस्ट को मैंने देखा है, लॉन्ग लाइफ जीती ही है। शायद ऊपर वाले की कोई मर्ज़ी छिपी हो इसमें कि नार्सिसिस्ट को कुछ कर्मा देना हो, तभी उसे लॉन्ग लाइफ देते हैं नार्सिसिस्ट को। लेकिन इसमें आप भी बुरा मत, शायद ऊपर वाले की कोई मर्ज़ी छिपी है इसमें कि नार्सिसिस्ट को कुछ कर्मा देना बचा है, इसलिए नार्सिसिस्ट की लॉन्ग लाइफ रहती है क्योंकि पूरी ज़िंदगी भर वो अकेलापन महसूस करे, जो अकेलापन आपको जवानी में दी गई है और जो आपके बच्चे जो है एक पेरेंट्स का जो प्यार चाहिए था, जो उन्हें मिला नहीं था, अब उसके बुढ़ापे में उन्हें बच्चों का प्यार नहीं मिलता है। अब वो जो तड़प थी, जो बच्चों के मन में थी, अब वही तड़प उसको बुढ़ापे में मिलना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कर्मा के रूप में ही हम देखेंगे कि कर्मा जो है लौट के तो आएगा ज़रूर, जो आपने किया वो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो लॉन्ग लाइफ जी रहा भी है तो आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि ऐसे बुरे लोगों को ही क्यों धरती पे इतने दिन रखा जाता है। अक्सर मैंने लोगों के मुँह से ये कहते हुए सुना है कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी उठा लेते हैं, बुरे लोगों को तो कभी कुछ होता ही नहीं है, वो कितने लंबी लंबी ज़िंदगी लेके आते हैं। तो लंबी ज़िंदगी के पीछे भी बहुत से रीज़न होते हैं। अगर वो बुरा व्यक्ति रहा है, तो भी लंबी ज़िंदगी जी रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी लाइफ़ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। मतलब आपको पता नहीं चलेगा, वो ऊपर से तो बहुत खुश है, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन अंदरूनी उनकी तकलीफ़ उन्हीं को पता होती है। उन्हें कर्मा मिल रहा होता है, उनकी नज़रों के सामने ये सारी चीज़ें उन्हें भुगत के जाना है, उन्हें ये सारी चीज़ें देख के जाना है और उन्हें भी इसी तरह का टॉर्चर मिलने वाला है, इसीलिए ये सब चीज़ें होती है। तो आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। अब उन्हें अकेलापन का डर लगने लगता है, क्योंकि जब तक वो यंग थे, तब उन्होंने अपने आस-पास के लोगों को बहुत तकलीफ़ें दिया था। और इवन वो बूढ़े होने के बाद भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, लोगों को इतना सताते हैं कि लोग जो है परेशान हो जाते हैं। उनके इन्हीं हरकतों के कारण हर कोई उनसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। अब जब उसके अंदर ऐसा कुछ शक्ति बचा ही नहीं है, अब उसे लग रहा है कि मेरे पास कोई चाहिए, शक्ति मीन्स फिज़िकली भले ही वो फिट हो भी सकते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट को रिएक्शन चाहिए। जब उसके इर्द-गिर्द कोई बचा ही नहीं, उसके आस-पास कोई रहेगा ही नहीं बात बात करने के लिए, तो वो किसके ज़रिए, क्योंकि उसकी ईगो को बूस्ट मिलता ही नहीं है किसी की वजह से, तो उसके नार्सिसिज़्म को बढ़ावा कैसे मिलेगा? तो नार्सिसिस्ट अकेले कभी नहीं रह सकते हैं। उनके उनकी एक आदत होती है कि सामने जब तक वो किसी को मैनिपुलेट करके या फिर किसी को बुरी-भली बात ऐसे कुछ न कुछ बोलेगा, तब जाके उसे उसके मन को शांति मिलती है। आपने कहीं ऐसे घर देखे होंगे जिनके इन-लॉज़ जो हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। अब आपको ऐसा लगता होगा कि बुढ़ापे में क्यों ऐसे लोग करते हैं बिहेव, जबकि बुढ़ापे में तो बहुत अच्छे से बर्ताव करना चाहिए क्योंकि हम ही तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, हम ही उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं, उनके मेडिसिन्स का ख़्याल रखते हैं, उनके हेल्थ का ख़्याल रखते हैं, उनकी डाइट का ख़्याल रखते हैं। लेकिन ऐसा है कि वो फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप जो है हर चीज़ का फ़ायदा ना उठाओ, मतलब फाइनेंशियली आपको ही हक मिलेगा या फिर उनके जाने के बाद जो सुख आपको मिलेगा, इसका भी डर उन्हें होता है। और वो सामने वाले को खुश देखना ही नहीं चाहते, बाय डिफ़ॉल्ट उनका नेचर ही ऐसा होता है
कि वो जो है पूरा अटेंशन पाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए एक नार्सिसिस्ट इन लॉज है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने उनके इन लॉज की तरफ, मतलब खुद के इन लॉज की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपने पार्टनर पे ही ज़्यादा फोकस करते रहे, तो इन लॉज को कौन देखेगा। तो ये क्या करते हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े करा देते हैं। अगर इन लॉज नार्सिसिस्ट है तो ऐसा करते हैं। जिस किसी के भी इन लॉज नार्सिसिस्ट है, वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि वो जो है उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में अक्सर झगड़े का कारण वही बनते हैं। लेकिन फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हैं, समाज भी उन्हीं पे सिंपैथी दिखाते हैं, लोग भी उन्हीं पे सिंपैथी दिखाते हैं। और फिर उनके जो अपने घर के मेंबर्स होते हैं, जो बार बार झगड़े के बीच में घर में आ जाते, टपक जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप ही को ब्लेम करेंगे कि बुढ़ापे में भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप इनको देख नहीं सक रहे हो या हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब एक नार्सिसिस्ट बूढ़ा हो जाता है, जब उसे ये पता चलता है कि उसका कंट्रोल छूट रहा है, अब अकेलापन का जब शिकार हो जाता है, तब उसे ऐसा लगता है कि अब उसे पूछने वाला कोई नहीं है। तो अंदर ही अंदर वो बहुत घुटते रहते हैं। और जब बुढ़ापे में नार्सिसिस्ट को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, तब उसका मुखौटा नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब उसकी कोई भी मैनिपुलेशन टैक्टिक किसी के ऊपर काम नहीं आ रही है, कोई उसे एंटरटेन नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी उसकी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है कि जिसे वो नीचा दिखा सके। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और फिर आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, बुढ़ापा बढ़ते जाता है, उतने ही ज़्यादा वो आपको टॉक्सिक लगने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कुछ न कुछ उनकी दिमागी हालत ख़राब हो रही है, जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इसका ये भी मतलब होता है कि वो जो है कहीं न कहीं सप्लाई ना मिलने की वजह से, या फिर खुद पे जो अटेंशन मिलना चाहिए वो ना मिलने की वजह से अब वो परेशान हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि अब भी उनमें कुछ बचा है, वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो पूरी कोशिश करते हैं सामने वाले को कंट्रोल करने की। तो इस तरह वो परेशान करेंगे, एकदम से चीखेंगे, चिल्लाएँगे, कभी एकदम से ऐसा दिखाएँगे कि उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। फिर वो पार्टनर्स में लड़ाई कराते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि घर में जब बुज़ुर्ग ऐसे नार्सिसिस्ट लोग रहते हैं स्पेशली, तो वो अक्सर जैसे आपके घर में जो पार्टनर है, अगर मान लीजिए वो उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ उसके संबंध अच्छे हैं, तो वो बूढ़े-बुज़ुर्ग जो भी आपके इन-लॉज़ हैं, उनको अक्सर यही लगता है कि अगर दोनों में बहुत बॉन्डिंग रहेगी, तो कहीं न कहीं हमें इग्नोर किया जाएगा। इसी वजह से वो इस तरह के ड्रामा क्रिएट करते हैं कि घर पे एनी टाइम कुछ न कुछ झगड़े या फिर इसी तरह का माहौल बना के रहे, ताकि आप दोनों प्यार से रहे ही नहीं। अगर आप दोनों प्यार से नहीं रहेंगे, तो उनका जो उनकी जो खुद की औलाद है, यानी आपका जो पार्टनर है, वो उन्हीं के पास जाएगा, उन्हें केयर करेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, उनका इलाज कराएगा। उनकी सोच ऐसी रहती है। देखिए, हर बूढ़े बुजुर्ग जो है नार्सिसिस्ट नहीं होते, लेकिन जो टॉक्सिक होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में भी अपने घर का माहौल खराब करके हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े लगाते हैं। तो ये टॉक्सिक लोग में नार्सिसिज्म देखा जाता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा-सा संभल के रहना होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या नार्सिसिस्ट को बुढ़ापे में कभी पछतावा होता है किसी बात का? तो इसका जवाब है ना। नार्सिसिस्ट मरते दम तक के या फिर बुढ़ापे में भी वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि उनकी वजह से कोई हर्ट हो रहे थे। वो अक्सर एक ही चीज़ सोचते हैं कि सामने वाले ने कुछ तो गलती की होगी, कुछ तो ऐसी बात हमें बोली होगी, जिस वजह से हमने इस तरह से ट्रीट किया होगा। तो नार्सिसिस्ट कभी पछताते ही नहीं है इस चीज़ को लेके, उसने चाहे तुम्हारी ज़िंदगी कितनी भी हेल बना के क्यों न रख दी हो। वो कभी अपने आप को दोषी ठहराते ही नहीं हैं। चाहे समाज में उसके बारे में बात की जाए, कोई भी पर्सन आके बोले कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पार्टनर की ज़िंदगी ऐसी हो गई है, या फिर या मूव ऑन करने के बाद वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते, या फिर वो स्ट्रगल नहीं कर पाते जिस वजह से उनका डाउनफॉल चालू हो जाता है।
तो नार्सिसिस्ट को लगता है कि इसमें भी उन्हीं की गलती थी। अगर वो आगे बढ़ जाते हैं तो इसमें खुद की तारीफ करेंगे कि कहीं ना कहीं मैंने सपोर्ट किया है, तभी तो वो उस लेवल पे है। तो ये दो तरह की बातें करते हैं, तो उन्हें कभी पछतावा नहीं होता है इन चीज़ों का। इनफैक्ट नार्सिसिस्ट को खुद के लिए दुख होता है कि वो कितने बेचारे बन गए हैं, कितने अकेले पड़ गए हैं। उन्हें खुद के लिए पछतावा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं समय रहते अगर मैं अपनी लाइफ अलग तरीके से जी लेता तो आज ये अकेलेपन की ज़िंदगी नहीं जी रहा होता। तो नार्सिसिस्ट जो है ज़िंदगी भर लोगों को सताने के बाद, लोगों के नाक में दम करने के बाद एट द एंड वो यही सोचता है कि वो बेचारा है और आप ही एब्यूज़र हो। तो नार्सिसिस्ट को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। हाँ, यदि अगर उसके पार्टनर जो है या फिर उनके जो बच्चे हैं ज़िंदगी में यदि वो आगे बढ़ जाते हैं तो इस चीज़ का क्रेडिट लेने वो हमेशा आगे ही खड़े रहेंगे। वो समाज में बताते फिरेंगे कि मेरी वजह से आज उस स्टेज पे है। मैं अगर फाइनेंशियली हेल्प नहीं करता तो इनकी तो कोई औकात ही नहीं थी। इनका तो कुछ ऐसा मतलब इनमें वो बात ही नहीं थी कि वो इस लेवल पे पहुँचे। सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। तो नार्सिसिस्ट हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। उन्हें क्रेडिट लेने में बहुत अच्छा लगता है और क्रेडिट लेने के बाद इसके बावजूद भी खुश नहीं रहते हैं। उन्हें यही लगता है कि सामने से तुम आके उसे क्रेडिट दो और तुम हमेशा उसके पैरों तले मतलब एहसान तले दबे पड़े रहो और उसे ये जताओ कि तुम्हारी वजह से तो आज हम जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते, तुमने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया होता तो हम तो कुछ भी नहीं थे। तो ये वो एक्सपेक्ट करता है कि सामने से तुम आओ और उसके सामने ये सारी चीज़ें बोलो, जबकि रियलिटी कुछ और होती है जो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये थे नार्सिसिस्ट के राज, नार्सिसिस्ट की सच्चाई जो हमेशा वो छुपाए रखता है और बुढ़ापे में वो आपके साथ ऐसा करता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और हाँ, जाते जाते एक हाइप करना मत भूलिएगा। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स के ज़रिए भी सपोर्ट कर सकते हो। और हाँ, मेरा ये कंटेंट यदि आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगता है, आपकी स्टोरी से मेल खाता हुआ लगता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार, अपनी लाइफ की स्टोरी शॉर्ट में आप लिख के भेज सकते हो, ताकि जो कोई भी आपके कमेंट को रीड करे उन्हें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।